नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। यूपी में सियासी घमासान लगातार जारी है और एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में तनाव भी बना हुआ है। ये तनाव भारत के लिए भी चिंताजनक है क्योंकि भारतीय छात्र वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। और एबीपी गंगा आपको एक तरफ यूपी उत्तराखंड का सियासी हलचल भी बताएगा और साथ ही साथ आपको युद्ध से जुड़ी खबरों पर भी अपडेट करेगा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत रूस यूक्रेन के युद्ध की सबसे ताजा खबर के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी में रूस के खिलाफ रखा निंदा प्रस्ताव। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग हुई है और आपको बता दें कि निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11, विरोध में 1 वोट पड़ा और रूस से किया वीटो पावर का इस्तेमाल। 3 सदस्य वोटिंग से दूर रहे। भारत, चीन, यूएई वोटिंग से दूर रहे और भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूएनएससी में कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। ये देखिए, भारत की तरफ से ये बात कही गई है। बातचीत से मामला सुलझना चाहिए, भारत ने ये पक्ष भी अपना रखा। साथ ही साथ कहा कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और ऐसे में देखिए कौन कौन दूर रहा वोटिंग से, ये भी हम आपको बता रहे हैं। भारत, चीन और यूएई जो कि वोटिंग से दूर रहा। और एक तरफ यूक्रेन में संकट है तो वहीं दूसरी तरफ ये मोदी भी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और वो मीटिंग सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की होगी। और इस बैठक पर सबकी निगाहें जया टिकी होंगी और टिकी भी रहेंगी। क्या फैसला इस बैठक से निकल करके बाहर आता है, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। और आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में आज युद्ध का तीसरा दिन है। पिछले लगातार 3 दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और यूक्रेन की राजधानी कीव भी हमलों की जद में आ गई है। अलग अलग लगातार हिस्सों से तमाम धमाकों की खबरें भी आ रही हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कई दफा मीडिया के सामने आ चुके हैं, दुनिया के सामने आ चुके हैं। वो कह चुके हैं कि मकसद यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है, वहां पर तख्ता पलट का है। सेना हथियार डाल दे, उसके बाद स्थिति पहले की तरह हो जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो अभी भी चिंताजनक है और हिंदुस्तान की चिंता इसलिए भी जया क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं हिंदुस्तान के, जो पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे, जो लोग वहां पर बसे हुए थे नौकरी पेशा के चक्कर में, वो भी फंसे हुए हैं। हालांकि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश ये है, सरकार की कोशिश ये है कि सकुशल सभी को लाया जाए। अभी भी तनाव की स्थिति वहां पर बरकरार है। युद्ध के हालातों के बीच मुसीबत उन छात्रों के लिए सबसे ज्यादा है जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो पढ़ाई के लिए वहां पर गए हुए थे लेकिन युद्ध की वजह से अब वो बेहद परेशान हैं। वो वतन वापस आना चाहते हैं। कुछ छात्र वतन वापस आ भी चुके हैं। बिल्कुल, और हम आपको यूपी के 6 अलग अलग जिलों की तस्वीर दिखाते हैं और ये देखिए तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि वतन वापसी की खुशी और यूक्रेन में युद्ध के बीच छात्रों के मन की टीस क्या है। पहली तस्वीर इटावा की है। यहाँ एमबीबीएस की छात्रा तेजस्विता की वतन वापसी पर उनका पूरा परिवार काफी खुश दिखाई दिया और उन्होंने अन्य छात्रों को भी यूक्रेन से निकालने की अपील की है। और दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की आपके सामने हमने रखी है। मुजफ्फरनगर के ऋतिक पांचाल भी उन छात्रों में हैं जो सकुशल भारत लौट चुके हैं। और तीसरी तस्वीर कानपुर देहात की है। यहाँ जानवी का परिवार दुखी है क्योंकि उनकी बेटी अभी भी वहीं पर मुसीबतों से घिरी है, वहीं पर फंसी हुई है। और चौथी तस्वीर जो आपके सामने है वो पीलीभीत की है। यहाँ की रहने वाली रश्मि भी यूक्रेन में फंस गई थी मगर अब वो वतन वापस लौट आई है। इसके साथ ही 5वीं जो तस्वीर है वो महाराजगंज की है जहां दिव्या जायसवाल का परिवार उनकी वतन वापसी पर काफी भावुक दिखाई दिया। और छठी तस्वीर आपके स्क्रीन पर कन्नौज की है। कन्नौज के कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में अभी भी फंसे हैं और उन्होंने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब यूक्रेन में भी जो मौजूद है छात्र छात्राएं वो वीडियो जारी करके लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही उनके जो परिजन हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी सरकार से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। और इटावा की रहने वाली तेजस्विता सही सलामत अपने घर वापस आ चुकी हैं। उनके घर वापसी से उनके घर वालों के चेहरों पर काफी खुशी है। पर साथ ही साथ अब तेजस्विता चाहती है कि उसकी ही तरह हर उस भारतीय छात्र छात्राओं की वतन वापसी हो जाए जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
जो लोग पहुंच रहे हैं, जो छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान, उनमें जाहिर सी बात है खुशी होगी कि मुश्किलों से वो निकले हैं, लेकिन जो वहां पर और भी अभी उनके साथी हैं उनको लेकर चिंता है। यूक्रेन में रूस के मिसाइल और बम धमाकों के बीच जहां हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहीं इटावा की ये खुशकिस्मत बेटियां सुरक्षित इटावा पहुंची है। उससे बात करते हैं, वहां के हालातों के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले तो आप बताइए वहां क्या कर रही थी। सर, मेरा नाम तेजस्विता है। मैं वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप जो लौट के आई हैं, और भी बच्चे वहाँ फंसे हुए, क्या हालात हैं इस टाइम यूक्रेन के? सर, वहाँ पे कम से भी कम अभी 15,000 बच्चे हैं। हमारे जो इतने बुरे हालात हैं कि बस अगर जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ नहीं किया गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उन्हें लाना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो फ़्लाइट्स के रेट हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ लोन पे गए हुए हैं। पढ़ाई भी वो लोन पे कर रहे हैं। वो ऐसे इतनी 80-80 हज़ार की, 60-60 हज़ार की फ़्लाइट कैसे अफोर्ड करेंगे। हम आराम से अपना कीव तक पहुँच गए। जब हम वहाँ पे चेक इन करा रहे थे तो एक बच्ची हमारे पास आई, जो वो भी मेडिकल स्टूडेंट थी। तो उस रोती रोती आई कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो हमें चार्जर चाहिए। मेरे पास चार्जर नहीं है, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है, मुझे घर पे बात करनी है। तो हमारे पास उस टाइम उसका चार्जर अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसे नहीं दिया। बट हम उस टाइम भी एश्योर थे कि नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है उसकी फ़्लाइट का कोई रीज़न हो जो कैंसिल हुई है। लेकिन जब हम अपनी फ़्लाइट लेके सुबह अगले दिन उज़्बेक पहुँचे तो वहाँ जाके हमें जब न्यूज़ पता चली तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे हमारी फ़्लाइट लास्ट थी। उसके बाद की सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी। तो हम उस टाइम में बहुत लकी फील कर रहे थे कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया अपने पेरेंट्स की वजह से। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। और लगातार हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन लहूलुहान है, बुला लो हिंदुस्तान की जो बच्चियां हैं उसको लेकर के उनके परिजन लगातार ये गुहार लगा रही हैं। ये अपील यूक्रेन में फंसे हर उस हिंदुस्तानी की है जिनके परिजन इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं और उनके सब्र का बांध टूट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। भारत के 16,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा यूपी की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में तबाही, शहर शहर की गवाही। पुतिन का रोमानिया पर हमला, अब बाइडेन लेंगे बदला। रूस रुकेगा नहीं, यूक्रेन झुकेगा नहीं। रूस यूक्रेन की लड़ाई ने दुनिया पर संकट ला दिया है। रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो यूक्रेन भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और अब लड़ाई खत्म होने की जगह बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब तक रूस का हमला यूक्रेन पर हो रहा था, अब रूस ने रोमानिया के शिप पर हमला बोल दिया है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या अमेरिका इसका बदला लेगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा था अगर किसी नाटो सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो जंग में कूद पड़ेगा, और अगर जंग हुई तो तबाही होगी, क्योंकि रूस धीरे धीरे यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करता जा रहा है। वहीं इन सब के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की चिंता में उनके परिजनों का दिल दहल रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन में भारत के 16,000 लोग फंसे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी के छात्र छात्राओं की है, क्योंकि यूपी का कोई जिला नहीं है जहां से यूक्रेन में कोई छात्र या कोई शख्स न फंसा हो। हालांकि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करने की बात कह रही है, लेकिन यूक्रेन में बरसते गोले दहशत पैदा कर रहे हैं। अपनों की टेंशन में परिजन बेहाल है। एटा के 13 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें 10 छात्र MBBS के हैं। इन्हीं में से एक छात्र गरिमा ने वीडियो भेजी है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सरकार से यही गुहार है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए किसी भी माध्यम से, बट जल्द से जल्द हो ये सब। आपको बता दें, गरिमा मिश्रा यूक्रेन के कीव में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ रूस के हमले से हालात बेकाबू हो चुके हैं। एक ऐसा ही वीडियो कन्नौज की चांदनी ने भेजा है, जो यूक्रेन में फंसी हुई हैं। इस वीडियो में कई छात्र फंसे हुए हैं।
वहीं यूक्रेन में फंसे 2 छात्र महोबा लौट कर आए हैं, जिन्होंने बताया कि कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। अभी हमारे जो सेशन सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ था 4th ईयर का, तो वो जून में ख़त्म होता है, तो हम तभी आना चाहते थे, पर इस इमरजेंसी के माहौल में हमें आना पड़ा। हाथरस की सादाबाद के बीच कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हैं। इनमें से एक छात्रा के पिता ने पीएम मोदी को ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई है। मेरी बेटी यूक्रेन में MBBS MD की 4th ईयर में है और वहाँ का माहौल बहुत ही दयनीय हो गया है। कोई फ्लैट उड़ नहीं रही, कोई वहाँ से फ्लैट का निकलने का साधन नहीं है। वो बेटी वहाँ परेशान है और ये घबरा रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, और अभी भारत सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया अभी तक। अभी बच्चे वहाँ परेशान है, न खाने को मिल रहा है न पीने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर और देवबंद के 2 छात्रों ने अपने परिवार को वीडियो भेजकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। साथ ही इन छात्रों ने वीडियो के माध्यम से वहाँ के हालात भी दर्शाए हैं कि कैसे वहाँ पानी के लिए ATM से पैसे निकालने की लाइन लगी है। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन ने बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या बात बनेगी या फिर महाजंग होगी, क्योंकि ये युद्ध कब महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि एक तरफ नाटो देश है जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन के अखंड रूस की जिद है जो रुकने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। 5वें चरण के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी और आज 11 जिलों की 61 सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल सुबह 7 बजे से 11 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको बताएं कि अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी में कल वोट डाले जाएंगे और बाराबंकी, बहराइच, गोंडा में भी कल वोटिंग होने वाली है। कल सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कौन कौन से वो जिले हैं, कौन कौन से हिस्से जहां पर वोटिंग होगी? देखिए, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली की सलोन सीट पर भी वोटिंग होनी है कल, और आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सुबह से ही तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और चुनाव के किस तरीके से कल लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर के युद्ध स्तर पर तैयारी की राजनीतिक दलों ने, वो भी हमने आपके सामने तस्वीरें रखी। और अब कल की तस्वीर है जब वोटिंग होगी अलग अलग हिस्सों में। चलिए, एक बड़ी खबर है। सपा ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। जी हां, पोस्टल बैलेट से दिए गए वोट को लेकर शिकायत की गई है। सपा ने पोस्टल बैलेट के वोट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो शिकायत की कॉपी है वो भी आपके स्क्रीन पर हमने रख दी है। देखिए, पोस्टल बैलेट से दिए गए वोट को लेकर शिकायत है समाजवादी पार्टी की और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। और दीपा, अब बात कर लेते हैं यूपी की सियासी तापमान की भी, जो आज बिल्कुल हाई रहने वाली है, क्योंकि आज अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सभी चुनावी अखाड़ों में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि आज कौन सा नेता कहां पर रहने वाला है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर में रहकर चुनावी सभा करेंगे, तो वहीं देखिए अखिलेश यादव आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर के चुनावी दौरे को कवर करेंगे और यहां वो सपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो सपा नेता डिंपल यादव और जया बच्चन आज जौनपुर में 2 जनसभाएं करने वाली हैं। और वहीं आज सीएम योगी के गढ़ में मायावती भी रैली करने वाली हैं। दोपहर 2 बजे का वक्त है, वो रैली करती हुई दिखाई देंगी। वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम बुंदेलखंड और अवध के बचे हुए चरणों के लिए पूर्वांचल में प्रचार करेंगी। महाराजगंज में वो जनसभा और रोड शो करेंगे। पहले पश्चिम, उसके बाद अवध, अब पूर्वांचल की जो सीटें बची हुई हैं वहां पर जोर होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का। और आज रैलियों का रेला लगने वाला है। तो वहीं यूपी में 6ठे और 7वें फेज के रण के लिए भाजपा आज पूरा दमखम लगाती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, और आज भाजपा के बड़े बड़े नेता यूपी के अलग अलग जिलों में चुनावी सभाएं करते हुए देखे जाएंगे। चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर हेमा मालिनी हो, चाहे मनोज तिवारी हो या फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो। ये देखिए, आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भाजपा के 5 दिग्गजों की ये तस्वीरें हैं जो आज चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आज जेपी नड्डा कुशीनगर में रहेंगे, संत कबीर नगर और गोरखपुर में जनसभा वो करने वाले हैं। 3 जगहों पर उनकी जनसभा आज होनी है।
बिल्कुल। और इसके अलावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी आज महाराजगंज, कुशीनगर और आजमगढ़ में जनसभाएं और रोड शो भी करने वाले हैं। दीपा, वही स्वतंत्र देव सिंह आज कुशीनगर में रहेंगे, वो हुंकार भरते हुए वहां से दिखाई देंगे। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी कुशीनगर में आज जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुवार को अखिलेश यादव ने राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया पर तंज कसा था। अखिलेश के उसी बयान पर राजा भैया ने चुनाव प्रचार के दरमियान तीखा पलटवार कर दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट वार पलटवार पर। ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। गुरुवार को कुंडा विधानसभा में गुलशन खिलाने के लिए प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने मंच से बिना रघुराज प्रताप सिंह का नाम लिए उन पर जो तंज कसे थे, आखिरकार राजा भैया ने अखिलेश यादव के उस वार का जवाब दे ही दिया। अखिलेश ने कुंडा में जनता से कुंडी लगाकर राजा भैया को बंद करने की अपील की थी, तो राजा भैया ने भी इसका जवाब दिया और बिना अखिलेश यादव का नाम लिए। कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। जब एक नेताजी ने कहा कि साहब कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे, हम कहे धरती पे अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। कुंडा कुंडा रहे। और जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रतिक्रिया कर रहे हैं। सपा और राजा भैया के बीच दूरियां तो राज्यसभा चुनाव के दौरान ही बढ़ गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से दोनों के बीच की ये सियासी खाई और गहराती जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव के बयानों पर राजा भैया ज्यादातर खामोश ही रहे, लेकिन प्रतापगढ़ जाकर जब अखिलेश ने गढ़ में ही रघुराज प्रताप सिंह को चुनौती दी, तो शायद राजा भैया को भी एहसास हो गया कि हमले का जवाब उसी अंदाज में दिए बिना अब बात नहीं बनने वाली। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमको एक गलत फहमी दूर कर दे। सरकार न बनत या न बने दे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को सरकार बन रही है, हमको गलत फहमी दूर कर 10 के बाद 11 और 11 का हम इंतजार करें। 11 तारीख की प्रतीक्षा है। तो 27 फरवरी को प्रतापगढ़ में मतदान होना है और ये 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कुंडा में 30 साल से चला आ रहा राजा भैया का दबदबा बरकरार रहेगा या नहीं। लेकिन जिस तरह राजा भैया और अखिलेश यादव एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, उससे ये साफ है कि दोनों के बीच तल्खी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।